जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की जो हमारी सीरीज चल रही है आईसीटी वाली, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्यारे साथियों भाषाओं के बारे में, जो कंप्यूटर की भाषा है उनके बारे में। और मैंने आपको जो मशीनी भाषा है उसके बारे में पिछली वाली क्लास में बहुत अच्छे से बिल्कुल डिटेल से समझा दिया था कि मशीनी भाषा किस तरीके से होती है, मशीनी भाषा किस तरीके से काम करती है। ये सारा सब कुछ हमने पिछली वाली क्लास में थोड़ा अच्छे से समझ लिया था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्यारे साथियों जो मशीनी भाषा के जो टाइप्स हैं उनके बारे में। सॉरी, जो निम्न स्तरीय भाषा है उसमें मैंने आपको मशीनी भाषा के बारे में बता दिया था। निम्न स्तरीय भाषा और उच्च स्तरीय भाषा दोनों को हमने कंप्लीट किया था। अब हम बात करते हैं मशीनी भाषा के बारे में। जो निम्न स्तरीय भाषा दो प्रकार की होती है। भाई, कल वाली जो क्लास थी उसमें हमने उच्च स्तरीय भाषा और निम्न स्तरीय भाषा दोनों को पढ़ा था। दोनों के बीच में अंतर किया था कि उच्च स्तरीय भाषा क्या होती है, निम्न स्तरीय भाषा क्या होती है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं निम्न स्तरीय भाषा के जो दो टाइप्स हैं उनको यहाँ पर हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मशीनी भाषा के बारे में। अब देखो, जैसे मैंने निम्न स्तरीय भाषा बोला होगा, आपके दिमाग में निम्न स्तरीय भाषा की जो भी विशेषताएं थी वो आ जानी चाहिए। उच्च स्तरीय भाषा के साथ ही आपके उच्च स्तरीय भाषा के संबंध में जितनी भी विशेषताएं वो दिमाग में आ जानी चाहिए। अब जो निम्न स्तरीय भाषाएं हैं वो दो प्रकार की होती है, एक मशीनी भाषा होती है, दूसरी असेंबली भाषा होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं मशीनी भाषा के बारे में। यह कंप्यूटर की आधारभूत भाषा है। प्यारे साथियों, ध्यान रखना, जो मशीनी भाषा है वो कंप्यूटर की एक आधारभूत भाषा है। कंप्यूटर का बेसिक भाषा है, ये बिल्कुल आधारभूत भाषा है। कंप्यूटर केवल बाइनरी कोड 0 या 1 को ही समझता है। भाई, जो मशीनी भाषा है वो कंप्यूटर की एक आधारभूत भाषा है। कंप्यूटर केवल और केवल बाइनरी कोड को ही समझता है। बाइनरी कोड 2 होते हैं, या तो 0 होता है या फिर 1 होता है। यह एकमात्र कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जो कि कंप्यूटर द्वारा सीधे सीधे समझी जाती है। इस भाषा में अनुवादक की आवश्यकता नहीं होती है। प्यारे साथियों, आपको ध्यान रखना है कि कंप्यूटर केवल बाइनरी कोड 0 और 1 को समझता है। भाई, मशीनी भाषा बाइनरी कोड में होती है। बाइनरी कोड में केवल 2 डिजिट होते हैं, या तो 0 होता है या फिर 1 होता है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर केवल 2 डिजिट में काम करता है, या तो 0 में काम करता है या फिर 1 के रूप में काम करता है। मशीनी भाषा एकमात्र कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। भाई, मशीनी भाषा एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें कंप्यूटर बिल्कुल कंफर्ट तरीके से प्रोग्रामिंग कर सकता है, जो कि कंप्यूटर द्वारा सीधे सीधे समझी जा सकती है। इसमें किसी तरीके की कोई भी ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती। कल मैंने आपको बताया था, भाई आपको मैं एक निबंध दूं, वो हिंदी में लिखा हुआ हो, आपको हिंदी बहुत अच्छे से पढ़नी आती है, हिंदी आपको बहुत अच्छे से समझ में आती है, मतलब ओवरऑल हम कहें कि हिंदी आपकी क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और फिर मैं आपको कोई भी हिंदी में लिखने के लिए काम दूं या हिंदी का कोई काम आपको समझने के लिए दूं, तो आप उसे बिल्कुल कंफर्ट तरीके से समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी क्या थी? आपकी खुद की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। तो ऐसे ही जो मशीनी भाषा है कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसे कंप्यूटर बिल्कुल आसानी से सीधे सीधे समझ सकता है। यदि कंप्यूटर मशीनी भाषा में प्रोग्रामिंग करता है तो उसे किसी तरीके की कोई भी ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है। मशीनी भाषा में प्रत्येक निर्देश के 2 भाग होते हैं। प्यारे साथियों, जो मशीनी भाषा होती है उसमें प्रत्येक निर्देश के 2 भाग होते हैं, जिसमें पहला होता है क्रिया संकेत और दूसरा होता है प्यारे साथियों स्थिति संकेत। ठीक है, मशीनी भाषा में प्रत्येक निर्देश के 2 भाग होते हैं। पहला भाग क्रिया संकेत के बारे में बताता है और दूसरा वाला संकेत है जो प्यारे साथियों स्थिति के बारे में बताता है। अब क्रिया संकेत कंप्यूटर को बताता है कि भाई तेरे को काम क्या करना है। जो क्रिया संकेत है वो कंप्यूटर को बताता है कि भाई तेरे को काम क्या करना है, और जो स्थिति संकेत है वो कंप्यूटर को बताता है कि तेरे को आंकड़े कहाँ से लेने हैं और आंकड़ों को वापस कहाँ पर भेजना है। ये दोनों बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि जो मशीनी भाषा होती है उसमें प्रत्येक निर्देश के 2 भाग होते हैं। पहला भाग होता है प्यारे साथियों
क्रिया संकेत जो क्या काम करना है उसके बारे में बताता है। दूसरा होता है प्यारे साथियों स्थिति संकेत, जो ये बताता है कि कंप्यूटर को डाटा कहाँ से लेने हैं और डाटा वापस कहाँ पर भेजने हैं। कंप्यूटर को निर्देश भी बाइनरी कोड में ही दिया जाता है। इस भाषा में प्रोग्राम का अनुरक्षण करना बहुत कठिन होता है तथा इसमें त्रुटि होने की संभावना बहुत अधिक है। भाई जो मशीनी भाषा है वो कंप्यूटर के लिए तो बेस्ट है। मशीनी भाषा में कंप्यूटर बहुत ही अच्छे तरीके से कंफर्ट तरीके से प्रोग्रामिंग कर सकता है, लेकिन मशीनी भाषा में निर्देश देना, मशीनी भाषा में प्रोग्रामिंग करना मनुष्य के लिए तो बहुत डिफिकल्ट है ना। भाई मशीनी भाषा कंप्यूटर के लिए कंफर्ट भाषा है, लेकिन मशीनी भाषा में प्रोग्रामिंग करना मनुष्य के लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो जायज सी बात है मनुष्य मशीनी भाषा का अनुरक्षण बहुत अच्छे से नहीं कर पाएगा। यदि मनुष्य मशीनी भाषा में प्रोग्रामिंग करता है, मशीनी भाषा में इंस्ट्रक्शन देता है, तो उसमें त्रुटि होने की जो पॉसिबिलिटी है वो मैक्सिमम होगी। तो ये थी मशीनी भाषा, ठीक है। अब हम बात करते हैं असेंबली भाषा के बारे में। मशीनी भाषा द्वारा प्रोग्राम तैयार करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने हेतु एक नई प्रोग्रामिंग असेंबली भाषा को डिजाइन किया गया। प्यारे साथियों, मशीनी भाषा थी जिसमें प्रोग्रामिंग की जाती थी, लेकिन उसमें प्रॉब्लम बहुत सारी आती थी। जब मनुष्य मशीनी भाषा में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता था तो मनुष्य के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। वह न तो सही ढंग से इंस्ट्रक्शन दे पाता था, न वो सारी अपनी जो मन की बात वो कंप्यूटर को बता पाता था। बहुत सारी गलतियां हो जाती थी, ना सही ढंग से अनुरक्षण कर पाता था। ओवरऑल मनुष्य दुखी हो रहा था कि यार मशीनी भाषा में हम सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे। यदि कोई दूसरी भाषा आ जाए जो थोड़ी सी हमारे समझने योग्य हो और वो कंप्यूटर के भी समझने योग्य हो तो काम बन जाए। तो मशीनी भाषा में जो भी कठिनाइयां आ रही थी उनको दूर करने के लिए एक नई भाषा का विकास किया गया, और प्यारे साथियों वो भाषा थी असेंबली भाषा। मशीनी भाषा द्वारा प्रोग्रामर तैयार करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक नई प्रोग्रामिंग असेंबली भाषा का विकास किया गया। अब ध्यान रखना प्यारे साथियों, मशीनी भाषा में बाइनरी कोड का प्रयोग किया जाता था 0 और 1 का। वहीं असेंबली भाषा में प्यारे लाडलो नोमोनिक कोड का प्रयोग किया जाने लगा। भाई मशीनी भाषा में बाइनरी कोड का यूज हो रहा है, असेंबली भाषा में नोमोनिक कोड का प्रयोग हो रहा है। अब बाइनरी कोड में केवल 2 डिजिट होते हैं, या तो 0 होता है या 1 होता है। अब नोमोनिक कोड क्या है यह मैं आपको समझाता हूँ। नोमोनिक कोड जैसे नौ, ऐड, सब आदि शॉर्ट फॉर्म। प्यारे साथियों देखो, नोमोनिक कोड में जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो शॉर्ट रूप में दिए जाते हैं। जैसे हम डॉक्टर हैं, डॉक्टर को हम DR लिख देते हैं, हम समझ जाते हैं, कंप्यूटर भी समझ जाएगा इसको। सब्जेक्ट को हम SU भी लिख देते हैं, ज्योग्राफी को हम GO लिखते हैं, पॉलिटिकल साइंस को हम POL लिखते हैं, समझ जाते हैं। प्रोफेसर को हम PROF लिखते हैं। तो ये सभी क्या है प्यारे साथियों, नोमोनिक कोड हैं। सबके सब क्या है, नोमोनिक कोड है ये। मशीनी भाषा की तुलना में असेंबली भाषा को समझना ज़्यादा सरल है। जायज़ सी बात है प्यारे साथियों, भाई मशीनी भाषा को समझना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, जबकि असेंबली भाषा को समझना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो जो असेंबली भाषा है वो मशीनी भाषा की तुलना में क्या ज़्यादा सरल है। असेंबली भाषा ने मशीनी भाषा में प्रोग्रामिंग करने से छुटकारा दिलाया। जायज़ सी बात है भाई, असेंबली भाषा का विकास क्यों किया गया था, क्योंकि लोग मशीनी भाषा से दुखी हो रहे थे। असेंबली भाषा में अनुवादक असेंबलर का प्रयोग किया जाता है। भाई ये सबसे मेन बात है, मशीनी भाषा में किसी तरीके के कोई ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। मशीनी भाषा में किसी भी ट्रांसलेटर का उपयोग नहीं किया जा रहा है, लेकिन असेंबली भाषा में ट्रांसलेटर का प्रयोग हो रहा है, और उस ट्रांसलेटर का नाम है प्यारे साथियों असेंबलर। तो असेंबली भाषा में ट्रांसलेटर असेंबलर का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं उच्च स्तरीय भाषाओं के बारे में। अब ये ट्रांसलेटर असेंबलर क्या है
ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण ट्रांसलेटर हैं, उनको भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, तो ये मैं आपको एक साथ ही बता दूंगा आगे। अभी यहाँ पर हम बात करते हैं उच्च स्तरीय भाषाओं के प्रकारों के बारे में। उच्च स्तरीय भाषाएं क्या होती हैं ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। वैज्ञानिक भाषाएं, इस भाषा का उपयोग वैज्ञानिक कार्यों को करने के लिए किया जाता है। भाई साहब, जो हाई लेवल लैंग्वेज हैं, जो उच्च स्तरीय भाषाएं हैं, इनका प्रयोग वैज्ञानिक कामों को करने के लिए किया जाता है। एल्गोल है, बेसिक है, पास्कल है, फोटोन है, ये क्या है मेरे प्यारे साथियों, हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं। ये एल्गोल है, बेसिक है, पास्कल है और फोटोन है। एल्गोल है, बेसिक है, पास्कल है और फोटोन है, ये चारों की चारों क्या है प्यारे साथियों, हाई लेवल लैंग्वेज हैं। कॉमर्शियल भाषाएं, देखो ध्यान रखना प्यारे साथियों, यहां से एक अलग टाइप का क्वेश्चन बनेगा। एल्गोल, बेसिक, पास्कल और फोटोन, ये कैसी हैं, वैज्ञानिक भाषाएं हैं। वैज्ञानिक कामों को करने के लिए इन भाषाओं का विकास किया गया है। तो आपको एज इट इज कैसे याद करना है कि एल्गोल, बेसिक, पास्कल, फोटोन, ये चारों की चारों भाषाएं हैं जो वैज्ञानिक भाषाएं हैं, जिनका विकास वैज्ञानिक कामों को करने के लिए किया गया है। आगे बात की जाए कॉमर्शियल भाषाएं, व्यापार से संबंधित कामों को करने के लिए कॉमर्शियल लैंग्वेज का विकास किया गया। कोबोल है, DBASE है, ये किसका उदाहरण है प्यारे साथियों, कॉमर्शियल लैंग्वेज का उदाहरण है। तो एक तो हो गया वैज्ञानिक भाषाएं, वो 4 प्रकार की हो गई। दूसरी कॉमर्शियल भाषाएं, ये 2 प्रकार की हो गई व्यापारिक कामों को करने के लिए। अब आता है विशेष उद्देश्यीय भाषाएं, विशेष कार्यों के लिए डिजाइन की गई हैं। भाई विशेष उद्देश्यीय भाषाएं क्या है, ये किसी एक विशेष काम को करने के लिए तैयार की गई हैं। जैसे AP 360 है, लोगो है, तो AP 360 और लोगो मेरे प्यारे साथियों विशेष उद्देश्यीय भाषाएं हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे चलकर बहुउद्देशीय भाषाओं के बारे में। जो भाषाएं विभिन्न प्रकार के कामों को करने की क्षमता रखती हैं, उसे हम बहुउद्देशीय भाषाएं कहते हैं। अब देखो, विशेष उद्देशीय भाषा और बहुउद्देशीय भाषा। विशेष उद्देशीय भाषा होती हैं जो किसी एक विशेष काम को करने के लिए तैयार की जाती हैं, जबकि जो बहुउद्देशीय भाषाएं हैं वो मल्टीपर्पज उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तैयार की जाती हैं। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है प्यारे साथियों कि जो विशेष उद्देश्यीय भाषा है वो किसी एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए तैयार की गई हैं। जैसे AP 360 है, लोगो है। और जो बहुउद्देशीय भाषाएं हैं ये विभिन्न प्रकार के कामों को करने की क्षमता रखती हैं, विभिन्न प्रकार के कामों को करने के लिए तैयार की गई हैं। जैसे बेसिक है, पास्कल है और PL1 है। तो अब आप ध्यान रखना प्यारे साथियों, एल्गोल है, बेसिक है, पास्कल है, फोटोन वैज्ञानिक भाषाएं हैं। कोबोल है, DBASE कॉमर्शियल भाषा है। AP 360 लोगो विशेष उद्देश्यीय भाषा है। बेसिक, पास्कल और PL1 ये बहुउद्देशीय भाषाएं हैं। बहुउद्देशीय भाषाएं विभिन्न प्रकार के कामों को करने की क्षमता रखती हैं। विशेष उद्देशीय भाषा किसी एक विशेष काम को करने के लिए तैयार की जाती है विशेष तरीके से। कॉमर्शियल भाषाएं व्यापार संबंधित कामों को कंप्लीट करती हैं और वैज्ञानिक भाषाएं वैज्ञानिक कामों को करने के लिए तैयार की जाती हैं। अब हम कुछ उच्च स्तरीय भाषाएं हैं जिनके अदर एग्जाम्पल है, जैसे कोबोल है, फोटोन है, बेसिक है, C है, C++ है, जावा है, पास्कल है, पेरल है, PHP है, पाइथन है, रूबी है, विजुअल बेसिक है। तो ये मेरे प्यारे साथी कुछ हाई लेवल लैंग्वेज हैं। जैसे कोबोल हुआ, तो कोबोल क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। फोटोन है, बेसिक है, C है, C++ है, जावा है, इसके अलावा पास्कल है, पेरल है, PHP है, पाइथन है, रूबी है, विजुअल बेसिक है। ये सभी की सभी क्या हैं प्यारे साथियों, उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। प्रोग्रामिंग भाषाओं को जनरेशन के आधार पर विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। अब क्वेश्चन आ जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ चुका है और यहाँ से मिलान का क्वेश्चन बना था। पहली जनरेशन की भाषा, दूसरे जनरेशन की भाषा, तीसरी जनरेशन की भाषा
और उनको आपस में मिलान करवाया था। तो प्यारे साथियों, जो पहली पीढ़ी की भाषा है जिसको हम फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज बोलेंगे, वो है प्यारे साथियों मशीनी भाषा या बाइनरी कोड। तो मशीनी भाषा या बाइनरी कोड प्यारे साथियों फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है। असेंबली भाषा सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है। सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, पीएचपी, पैरल, बेसिक, पास्कल, फोटोन, एल्गोल और कोबॉल। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, फोटोन, पास्कल, बेसिक, पैरल, पीएचपी, एल्गोल और कोबॉल। ये सभी के सभी क्या हैं प्यारे साथियों, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज हैं। तो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज में हम मशीनी भाषा को शामिल करेंगे जो बाइनरी कोड है। सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज में हम असेंबली भाषा को शामिल करेंगे जो नोमोनिक कोड है। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में हम सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, कोबोल, एल्गोल, फोटोन, पास्कल, बेसिक, पैरल, पीएचपी, इन सभी भाषाओं को शामिल करेंगे। चौथी पीढ़ी की भाषा फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, इसमें हम प्यारे साथियों एबीएपी, यूनिक्स, एसक्यूएल, पीएल या ओरेकल रिपोर्ट्स, इन भाषाओं को शामिल करेंगे। तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में प्यारे साथियों एबीएपी, यूनिक्स, एसक्यूएल, ओरेकल, रिपोर्ट्स और आर, इन भाषाओं को शामिल किया जाता है। तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में प्यारे साथियों एबीएपी, यूनिक्स, एसक्यूएल, ओरेकल, रिपोर्ट्स और आर लैंग्वेज को शामिल किया जाता है। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज में प्यारे साथियों प्रोलोग, OPS5 और बुध, इन तीन भाषाओं को शामिल किया जाता है। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज में प्यारे साथियों प्रोलोग, OPS5 और बुध, इन तीन भाषाओं को इंक्लूड किया जाता है। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से, बहुत सही ढंग से याद करना है, इसको भी आपको बहुत सही ढंग से समझना है। अब हम बात करते हैं तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी की भाषाओं के बीच में अंतर। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तीसरी पीढ़ी की भाषाओं में टेक्सचुअल वातावरण होता है, जबकि चौथी पीढ़ी की भाषाओं में विजुअल वातावरण होता है। भाई, जो तीसरी पीढ़ी की भाषा है उनमें टेक्सचुअल वातावरण होता है, जबकि चौथी पीढ़ी की भाषा में विजुअल वातावरण होता है। IDE चौथी पीढ़ी की भाषा से संबंधित है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो जो IDE है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, तो ये प्यारे साथियों चौथी पीढ़ी की भाषा से संबंधित है। तो ये तीसरी और चौथी पीढ़ी की भाषा में जो अंतर था उसको हमने अच्छे से समझ लिया। अब जो ट्रांसलेटर हैं इनको हम आगे पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है स्पेशली तरीके से ट्रांसलेटर के बारे में, तो हम इनको आगे पढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, हमने जो लैंग्वेज का टॉपिक था हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, उसको हमने ओवरऑल कंप्लीट कर लिया है। और हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, कैसे होती है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर सॉफ्टवेयर के बारे में। तो मैं आपको 3 से 4 मिनट का समय दे रहा हूँ, एक बार स्पीड से इसका रिवीजन कर लो ताकि सारा सब कुछ यहीं पर याद हो जाए, बाद में बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो 3 से 4 मिनट का समय दे रहा हूँ प्यारे साथियों, एक बार स्पीड से इसका रिवीजन कर लो। 1.75 की स्पीड से कर लो रिवीजन।
चलो दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं हम सॉफ्टवेयर की। पढ़ लिया होगा ना। चलो, सॉफ्टवेयर क्या है भाई? सॉफ्टवेयर यूज करते होंगे ना। लैपटॉप होगा तो लैपटॉप में बहुत सारे सॉफ्टवेयर पड़े होंगे आपके। मोबाइल फ़ोन में भी सॉफ्टवेयर होंगे। नहीं बोलते यार मेरा सॉफ्टवेयर उठ गया, सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहा हूँ मैं, बोलते नहीं ये सारे शब्द। तो बस सॉफ्टवेयर उठ गया, सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, सॉफ्टवेयर डलवाऊंगा। तो ओवरऑल ये तो समझ में आ गया होगा आपके कि भाई सॉफ्टवेयर है ना, कंप्यूटर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। सॉफ्टवेयर निर्देशों तथा प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर के किसी कार्य विशेष को पूरा करने का निर्देश देता है। सॉफ्टवेयर निर्देशों तथा प्रोग्राम्स का वह समूह है जो कंप्यूटर के किसी कार्य विशेष को पूरा करने का निर्देश देता है। यह यूजर को कंप्यूटर पर काम करने की क्षमता प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर हार्डवेयर एक निर्जीव बक्सा मात्र है। भाई आप क्या बोलते हो यार मेरा सॉफ्टवेयर उठ गया, लैपटॉप का सॉफ्टवेयर उठ गया, वो काम नहीं कर रहा, एक बार सॉफ्टवेयर अपडेट कराऊंगा उसके बाद मेरा लैपटॉप काम आएगा। मेरे लैपटॉप में सॉफ्टवेयर अपडेट करवा के लेके आना है, बहुत पुराना सॉफ्टवेयर का वर्जन है, लैपटॉप सही ढंग से प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा। आप ये शब्द आम बोलचाल में बोलते रहते हो। तो इस भाषा से भी, आपकी ये जो आम बोलचाल की भाषा है, इससे भी पता चल रहा है कि रियल में सॉफ्टवेयर का आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल फोन में बहुत बड़ा योगदान है। तो सॉफ्टवेयर क्या है प्यारे साथियों? निर्देशों तथा प्रोग्राम का एक समूह है जो कंप्यूटर से किसी कार्य विशेष को पूरा करने को निर्देशित करता है, जो कंप्यूटर को किसी एक विशेष काम को पूरा करने के लिए निर्देश देता है। यह यूजर को कंप्यूटर पर काम करने की क्षमता प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर हार्डवेयर एक निर्जीव मशीन की तरह है। ठीक है ना भाई? आप खुद बोलते हो यार लैपटॉप का सॉफ्टवेयर उठ गया है, अब लैपटॉप बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, यहाँ तक कि लैपटॉप खुल ही नहीं रहा मेरा। चल दुकान पर चलते हैं, इसमें सॉफ्टवेयर डलाएंगे, फिर लैपटॉप से वो काम करेंगे। तो बिना सॉफ्टवेयर आपका जो लैपटॉप वो क्या हो गया? एक निर्जीव बक्सा हो गया जो कोई भी काम नहीं कर रहा है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को सूचना में बदलना। सॉफ्टवेयर के निर्देशानुसार ही हार्डवेयर काम करते हैं। प्यारे साथियों, जो सॉफ्टवेयर का पहला उद्देश्य है ना, वो है डेटा को सूचना में बदलना। सॉफ्टवेयर के निर्देशानुसार ही हार्डवेयर काम करते हैं। जिस तरीके से सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन देता है उसी के अकॉर्डिंग प्यारे साथियों कंप्यूटर काम करता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच संचार स्थापित करने को इंटरफेस कहते हैं। ये बात आप अच्छे से ध्यान रख लेना कि इंटरफेस हम किसको कहते हैं? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में जो संचार स्थापित होता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में जो संचार स्थापित होता है उसे हम इंटरफेस कहते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रकार। तो प्यारे साथियों, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ओवरऑल 3 प्रकार का होता है। जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो ओवरऑल 3 प्रकार का होता है। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा है प्यारे साथियों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसको भी यहाँ पर आप ऐड कर लो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को क्यों कट कर दिया? देखो, इस वाले फैक्टर को लेकर कन्फ्यूजन बना हुआ है। आप अलग अलग बुकों में पढ़ोगे, आपको यहाँ पर अलग अलग बातें पढ़ने को मिलेंगी। कुछ बुकों में लिखा हुआ है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के 2 प्रकार होते हैं, जिसमें एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कुछ किताबें हैं जहाँ पर लिखा हुआ है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो कभी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनेगा पेपर में कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब एक बार मैं इसको डिटेल से पढ़ के बताता हूं, फिर आपके दिमाग में बैठाने का काम करूंगा, इसको समझाने का काम करूंगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जिनका काम कंप्यूटर को चलाने, उसे काम करने योग्य बनाए रखना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जिनका काम कंप्यूटर को चलाने तथा उसे काम करने योग्य बनाए रखना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने में मदद करता है।
सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर में जान डालता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच एक इंटरफेस का काम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर सभी सॉफ्टवेयरों का बेस है। सिस्टम सॉफ्टवेयर पहले उपयोगकर्ता से सूचना का आदान प्रदान करता है और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ काम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अपने आंतरिक संसाधनों का प्रबंधन करने में मदद करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रमुख 5 घटक हैं, जिसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरा डिवाइस ड्राइवर है, तीसरा फर्मवेयर है, चौथा ट्रांसलेटर है और पांचवा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो अब हम एक बार सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ लेते हैं। प्यारे साथियों, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम मतलब कंप्यूटर के सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम 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 मतलब कंप्यूटर के सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। ये अब कंप्यूटर का सिस्टम क्या हुआ प्यारे साथियों? भाई आपके शरीर का सिस्टम खराब हो जाए मतलब आपकी पाचन क्रिया खराब हो गई, मतलब पेट का सिस्टम खराब हो गया। आपके दिमाग में कुछ अलग चल रहा है मतलब आपका दिमाग का सिस्टम खराब हो गया। ऐसा ही बोलते हैं ना अपन नहीं बोलते यार पेट का सिस्टम खराब हो गया, पेट में गुड़गुड़ हो रही है, अलग तरीके की आवाजें आ रही हैं, पेट में दर्द हो रहा है। तो इसी तरीके से ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, वो कंप्यूटर के सिस्टम को कंट्रोल करता है। किसको? कंप्यूटर के सिस्टम को कंट्रोल करता है। देखो, कंप्यूटर को चलाने और उसे काम करने योग्य बनाए रखना है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है प्यारे साथियों, इसका सबसे मुख्य उद्देश्य होता है कंप्यूटर को चलाने और उसे काम करने योग्य बनाना। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने में मदद करता है। प्यारे साथियों, सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से ही हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चल पाते हैं। हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर कौन कौन से वो आप सब जानते हैं, मैं आपको बता चुका ऑलरेडी कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या होता है। तो जो हार्डवेयर, कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये केवल और केवल सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से ही चल पाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर में जान डालता है। भाई जब हार्डवेयर काम कर रहा है तो मतलब हार्डवेयर जीवित है, और जब हार्डवेयर काम करना ही बंद कर दिया मतलब हार्डवेयर मरा हुआ है। तो हार्डवेयर काम कब कर रहा है? जब सिस्टम सॉफ्टवेयर सही ढंग से काम कर रहा है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या काम कर रहा है प्यारे साथियों? उस हार्डवेयर में जान डालने का काम कर रहा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच में इंटरफेस का काम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से कंप्यूटर और उपयोगकर्ता आपस में जुड़े हुए होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर सभी सॉफ्टवेयरों का बेस है, चाहे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो। इन सभी सॉफ्टवेयर का बेस क्या है प्यारे साथियों? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर पहले उपयोगकर्ता से सूचना का आदान प्रदान करता है और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ काम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को अपने आंतरिक संसाधनों का प्रबंधन करने में मदद करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रमुख 5 घटक हैं, जिसमें पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरा डिवाइस ड्राइवर है, तीसरा फर्मवेयर है, चौथा अनुवादक है और पांचवा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो प्यारे साथियों, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की ये टोटल 5 प्रमुख घटक हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। OS, O का मतलब ऑपरेटिंग, S का मतलब सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों जैसे इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, CPU आदि का प्रबंधन और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए आम सेवाएं प्रदान करता है। प्यारे साथियों ध्यान रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से इनपुट सिस्टम, आउटपुट सिस्टम, मेमोरी और CPU ये एक सिस्टमेटिक वे में काम कर पाते हैं। तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी कार्ड, इसके अलावा प्यारे साथियों CPU ये एक सही ढंग से काम कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच में इंटरफेस का काम करता है। प्यारे साथियों, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच में क्या करता है? इंटरफेस का काम करता है। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी कुछ पार्ट्स है ना भाई। हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर का खाना पचाने का काम कौन कर रहा है? पेट कर रहा है। अब पेट के अंदर कोई ऐसा भाग है जहां पर हमारा खाना डाइजेस्ट हो रहा है। भाई पाचन क्रिया ठीक नहीं है, मतलब हमारा पेट सही ढंग से पाचन क्रिया नहीं कर रहा है। तो पेट नहीं कर रहा है मतलब
सिस्टम सॉफ्टवेयर सही ढंग से काम नहीं कर रहे। अब हमारे पेट के अंदर एक ऐसा भाग है जहां पर वो खाना डाइजेस्ट होता है। तो बिल्कुल ठीक इसी तरीके से प्यारे साथियों, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक ऐसा भाग है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो रियलिटी में कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच में इंटरफेस करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य उपयोगकर्ता के निर्देशों को कंप्यूटर तक पहुंचाना तथा कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणामों एवं संदेशों को उपयोगकर्ता तक पहुंचाना है। भाई लोगों, ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे मेन काम क्या है कि उपयोगकर्ता के निर्देशों को कंप्यूटर तक पहुंचाना और कंप्यूटर जो रिजल्ट दे रहा है उस रिजल्ट को उपयोगकर्ता तक पहुंचाना। कंप्यूटर में सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है। भाई यदि आप कंप्यूटर को चलाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना होगा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर सबसे अधिक और व्यापक रूप से काम आने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह बात बहुत सही ढंग से याद करनी है प्यारे साथियों कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर सबसे अधिक और व्यापक रूप से काम आने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनके एग्जाम्पल हैं, उसको हम याद कर लेते हैं। प्यारे साथियों, माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, गूगल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स है, MS DOS है, यूनिक्स है, उबंटू है और मैक है। तो मैक है, उबंटू है, यूनिक्स है, डॉस है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, गूगल एंड्रॉयड है, एप्पल iOS है, लिनक्स है। तो ये सभी के सभी क्या हैं प्यारे साथियों, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं, तो प्यारे साथियों माइक्रोसॉफ्ट विंडो, गूगल एंड्रॉयड, एप्पल, लाइनेक्स, MS DOS, यूनिक्स, उबंटू, मैक, ये एग्जाम्पल लिख देगा। उनके साथ आपको ये OS शब्द ना ये नहीं दिखेगा, क्योंकि OS से तो आप डायरेक्टली समझ जाओगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। पेपर वाला पहले चतर है भाई, वो नहीं देगा OS शब्द को। अब हम बात करते हैं ट्रांसलेटर के बारे में। अब बताओ प्यारे साथियों, एक क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, ट्रांसलेटर का प्रयोग कौन सी भाषाओं में किया जाता है? हाई लेवल लैंग्वेज में किया जाता है या फिर लो लेवल लैंग्वेज में किया जाता है? बताओ प्यारे साथियों, हम ट्रांसलेटर का प्रयोग हाई लेवल लैंग्वेज में करते हैं या फिर लो लेवल लैंग्वेज में करते हैं? भाई जो निम्न स्तरीय भाषाएं हैं उनको कंप्यूटर बिल्कुल आसानी से समझ जाता है, जबकि जो हाई लेवल लैंग्वेज हैं उनको मानव आसानी से समझ जाता है लेकिन कंप्यूटर सही ढंग से समझ नहीं पाता। तो अनुवादक का प्रयोग, ट्रांसलेटर का प्रयोग सामान्यतः उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। अनुवादक का मुख्य कार्य संकेतों या प्रोग्रामों को कंप्यूटर द्वारा समझने योग्य बनाना है। प्यारे साथियों, ट्रांसलेटर का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है? ट्रांसलेटर का सबसे मुख्य उद्देश्य है कि इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के समझने योग्य बनाना। आप जो भी इनपुट दे रहे हो, आपके द्वारा दिए हुए इनपुट को कंप्यूटर के समझने योग्य बनाने का काम कौन करता है? ट्रांसलेटर करता है। ट्रांसलेटर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ट्रांसलेटर टोटल 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है असेंबलर। यह असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। पहली बात ध्यान रखना प्यारे साथियों, जो असेंबलर है वो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है, मतलब न्यूमेरिक कोड को ये बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। जो असेंबलर है वो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। ध्यान से सुनना प्यारे साथियों, असेंबलर असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है, न्यूमेरिक कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा है कंपाइलर। कंपाइलर सामान्यतः प्यारे साथियों 2 प्रकार का होता है, 2 तरीके से काम करता है। जो कंपाइलर है वो सामान्यतः 2 तरीके से काम करता है। पहला तरीका है एक उच्च स्तरीय भाषा को दूसरी उच्च स्तरीय भाषा में कन्वर्ट करना। भाई कंपाइलर 2 तरीके से काम करता है। पहला है एक उच्च स्तरीय भाषा को दूसरी उच्च स्तरीय भाषा में कन्वर्ट करना, मतलब सोर्स टू सोर्स कंपाइलर कहते हैं उसको। भाई कंपाइलर 2 प्रकार का होता है, एक सोर्स टू सोर्स होता है जो एक उच्च स्तरीय भाषा को दूसरी उच्च स्तरीय भाषा में कन्वर्ट करता है। और इसके अलावा प्यारे साथियों
एक कंपाइलर होता है स्टैंडर्ड कंपाइलर, जो कि उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। तो कंपाइलर दो तरीके से काम करता है। ये कंपाइलर दो प्रकार का होता है। एक सोर्स टू सोर्स कंपाइलर है, जो एक उच्च स्तरीय भाषा को दूसरी उच्च स्तरीय भाषा में कन्वर्ट करता है। एक स्टैंडर्ड कंपाइलर है, जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। सोर्स कोड, जिस कंप्यूटर भाषा में मूल प्रोग्राम है उसे हम स्रोत भाषा या सोर्स कोड कहते हैं। भाई हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ठीक है, तो हम जिस भाषा में इंस्ट्रक्शन देने का काम कर रहे हैं ना, वो क्या है प्यारे साथियों, सोर्स कोड है, वो स्रोत भाषा है। टारगेट लैंग्वेज क्या है, भाई हम अपनी भाषा में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, लेकिन हमारी भाषा को कंप्यूटर नहीं समझ पा रहा है, कंप्यूटर अपनी खुद की भाषा को समझ पाएगा। तो ट्रांसलेटर क्या कर रहा है, हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट कर रहा है। तो प्यारे साथियों, हमारी भाषा तो क्या है, स्रोत भाषा है, जिसको हम सोर्स कोड बोलेंगे। और जो जिस भाषा में वो कन्वर्ट हो रहा है, ट्रांसलेटर, ये ट्रांसलेटर है प्यारे साथियों बीच में, ये हमारी भाषा है, ठीक है, इसको हम, ये हमारी भाषा है, हमने इसमें इनपुट दिया, ये ट्रांसलेटर इसको कंप्यूटर समझने योग्य भाषा में कन्वर्ट करेगा। तो प्यारे साथियों, जिस भाषा में हमने इंस्ट्रक्शन दिया वो तो क्या है, सोर्स कोड है। कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा में जो कन्वर्ट हुआ है, ये क्या है प्यारे साथियों, टारगेट लैंग्वेज है। बस इतना समझ लो, ये टारगेट लैंग्वेज है कि जैसे ये ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेटर को हमने इंस्ट्रक्शन दिया हमारी भाषा में, इनपुट किया हमारी भाषा में, ट्रांसलेटर ने इसको कंप्यूटर वाली भाषा में कन्वर्ट कर दिया। तो ये तो क्या है प्यारे साथियों, जो हमारी भाषा थी जिसमें हमने इंस्ट्रक्शन दिया था, ये क्या है, सोर्स कोड है। और कंप्यूटर वाली लैंग्वेज क्या है प्यारे साथियों, टारगेट कोड है। ऑब्जेक्ट कोड, इसको लक्ष्य भाषा भी कह सकते हैं। डीकंपाइलर क्या होता है, निम्न स्तरीय भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में कन्वर्ट करता है। सोर्स टू सोर्स कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा से उच्च स्तरीय भाषा में कन्वर्ट करता है। स्टैंडर्ड कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में कन्वर्ट करता है। डीकंपाइलर निम्न स्तरीय भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर के बारे में बात कर लेते हैं। इंटरप्रेटर प्यारे साथियों, उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में कन्वर्ट करने का काम करता है। जो इंटरप्रेटर है वो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। तो इंटरप्रेटर प्यारे साथियों क्या है, तीसरा ट्रांसलेटर है, जो उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब हम एक बार कंपाइलर और इंटरप्रेटर को पढ़ लेते हैं कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या क्या डिफरेंस है। कंपाइलर पूरे सोर्स कोड को एक साथ मशीनी कोड में अनुवादित कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर एक एक लाइन को पढ़कर मशीनी कोड में अनुवादित करता है। कंपाइलर क्या है प्यारे साथियों, सपोज दैट एक पीडीएफ फाइल है 5 पेज की, आपको उसे दूसरी भाषा में कन्वर्ट करना है। एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम है 5 पेज का, उसे आप मशीनी भाषा में कन्वर्ट करवाना चाह रहे हो, तो कंपाइलर क्या करता है, उन 5 के 5 पेजों को एक साथ स्कैन करेगा और एक साथ कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। जबकि इंटरप्रेटर क्या है, भाई इंटरप्रेटर को आप चाहे कितने भी पेजों का प्रोग्राम दो, उसे वो केवल लाइन टू लाइन ही कन्वर्ट करेगा। भाई आपने उच्च स्तरीय भाषा में 5 पेजों में एक प्रोग्राम लिख लिया और उस प्रोग्राम को आप कंप्यूटर वाली भाषा में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो कंपाइलर तो क्या करेगा, 5 के 5 पेजों को एक साथ स्कैन करेगा और एक साथ कन्वर्ट कर देगा। जबकि इंटरप्रेटर क्या करेगा, एक लाइन को पढ़ेगा फिर उसे कन्वर्ट करेगा, फिर दूसरी लाइन को पढ़ेगा फिर उसे कन्वर्ट करेगा, फिर तीसरी लाइन को पढ़ेगा उसे कन्वर्ट करेगा। तो इंटरप्रेटर लाइन टू लाइन काम करता है, जबकि जो कंपाइलर है वो एक साथ काम करता है। कंपाइलर पूरे कोड को अनुवादित करने के बाद सभी एरर को एक साथ दिखाता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन टू लाइन एरर बताता है और एरर को ठीक करने के बाद ही अगली लाइन पर जाता है। भाई जो कंपाइलर है वो जितनी भी गलतियां उन सभी को एक साथ दिखा देता है, फिर आपको कहता है कि अब ठीक करते रहो तुम। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, पहले लाइन को ट्रांसलेट करेगा, अब उसमें जो गलतियां उस लाइन में उनको दिखाएगा, फिर आपको कहेगा कि भाई पहले आप इस लाइन की गलतियों को ठीक करो फिर हम आगे बढ़ेंगे। यदि आपने कह दिया कि नहीं भाई हम तो ऐसे आगे बढ़ेंगे फिर एक साथ ठीक कर लेंगे, इंटरप्रेटर मना कर देगा कि भाई तू मेरे को कंपाइलर मत समझ,
कि मैं सभी गलतियों को एक साथ दिखाकर कह दूंगा कि भाई आप इसको तू ठीक करता रहे, नहीं, मैं तो आगे तब बढ़ूंगा जब तू इस लाइन को 100% ठीक कर लेगा। तो इंटरप्रेटर लाइन टू लाइन काम करता है, एरर भी लाइन टू लाइन बताता है, और जब तक हम उस लाइन का एरर खत्म नहीं करेंगे तब तक इंटरप्रेटर अगले लाइन पर काम नहीं करेगा। जबकि कंपाइलर एक साथ एक भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट करता है, जितने भी एरर हैं उन्हें भी वो एक साथ ही दिखाता है। कंपाइलर अनुवादित करने में कम समय लगाता है, जबकि इंटरप्रेटर ज़्यादा समय लेगा। जाहिर सी बात है, कंपाइलर क्या कर रहा है, पूरे पेज को एक साथ पढ़कर कन्वर्ट कर रहा है, तो ट्रांसलेटर में कम समय लगेगा। इंटरप्रेटर लाइन टू लाइन काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है समय ज़्यादा लगेगा। कंपाइलर का उपयोग C++, जावा जैसी उच्च स्तरीय भाषा में किया जाता है, जबकि इंटरप्रेटर का प्रयोग प्यारे साथियों रूबी और पाइथन जैसे लैंग्वेज में किया जाता है। तो C++ और जावा लैंग्वेज पर काम करता है कंपाइलर, पाइथन और रूबी जैसी लैंग्वेज में काम करता है इंटरप्रेटर। अब हम बात करेंगे फर्मवेयर के बारे में। फर्मवेयर क्या है, किस तरीके से काम करता है, ये हम पढ़ेंगे प्यारे साथियों कल वाली क्लास में, ठीक है। तो अब आप फुल स्पीड करके एक बार पूरी क्लास का दोबारा से रिवीजन कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पूरी एनर्जी के साथ, पूरे मोटिवेशन के साथ और कंप्लीट डेडिकेशन के साथ।